हाय एवरीवन, ये इंग्लिश पीवाईक्यू सीरीज का लेक्चर नंबर 30 है। तो चलिए इस लेक्चर को शुरुआत कर लेते हैं। आप सभी को पता है इसमें हम एमटीएस 2022 के पेपर सॉल्व कर रहे हैं और ये जो पेपर हुआ था ये 16 मई 2023 का पेपर है, शिफ्ट 3 का पेपर है। आप सभी को पता है पहले हम 20 क्वेश्चन देखते हैं, उस शिफ्ट के क्लोज टेस्ट नहीं देखते हैं। जो क्लोज टेस्ट के 5 क्वेश्चन आते हैं वो इस सीरीज में हम नहीं कर रहे हैं। साथ ही में आपके जब 20 क्वेश्चन हो जाते हैं उसके बाद हम एक इम्पोर्टेंट रूल भी देखते हैं। तो चलिए लेक्चर को शुरुआत कर लेते हैं। जो आपका यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है, अ सेंटेंस हैज़ बीन गिवन विद अ ब्लैंक टू बी फिल्ड विद एन अप्रोप्रिएट ऑप्शन, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। आपको बेसिकली इस ब्लैंक में क्या आएगा ये बताना है। अब देखो, अगर मैं इस सेंटेंस को पढ़ता हूँ, सबसे ज़्यादा एरर इफ़ यू आर फॉलोइंग पीवाईक्यू सीरीज आपको इस तरह से दे देगा कि एक पार्ट आपका पास्ट में होगा, दूसरा पार्ट भी आपको पास्ट में बनाने को देगा, तो आपको बहुत आराम से आप बना लोगे। अब देखो इस क्वेश्चन को करने में कुछ नहीं है। आई वेंट टू द लेक, मैं लेक गया था, एंड सम ऑफ इट्स वाटर इन माई मेटेलिक कप, और मैंने कुछ पानी लिया। मतलब अब ड्रिंक का कौन सा फॉर्म आएगा ये बताना है कि आप लेक गए थे और आपने कुछ पानी एक मेटेलिक कप में लेके पिया था। तो बेसिकली जब आप लेक गए होंगे तभी आपने पानी पिया होगा। ऐसा तो है नहीं कि आप पास्ट में लेक गए और पानी आप आज पी रहे हो। तो जब पास्ट की बात है तो पानी भी पास्ट में ही पियोगे। और ये आपको पता होना चाहिए कि जो ड्रिंक की सेकंड फॉर्म होती है वो ड्रैंक होती है। ठीक है, ड्रिंक की जो सेकंड फॉर्म होती है वो क्या होती है? ड्रैंक होती है। तो यहाँ पर हमारा क्या सही हो जाएगा? हमारा जो ड्रैंक ऑप्शन है, ऑप्शन ए ड्रैंक, यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा बाहर बारिश हो रही है। आई होप कि आपको बारिश की आवाज़ ना आ रही हो। बहुत दिक्कत रहता है भाई, इधर इतनी बारिश होती है ना। अब थोड़ा सा देख लेना, ठीक है, अगर बारिश की आवाज़ आ रही हो तो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना। यहाँ पर आपको करेक्टली बताना है कि करेक्टली स्पेल्ड वर्ड क्या कौन सा है। देखो कभी कभी हम ये गलती करते हैं, वहाँ पूछा होता है करेक्टली, हम देख रहे होते हैं इनकरेक्टली, क्योंकि ज़्यादातर इनकरेक्टली बोला है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको करेक्टली वर्ड देखना है कि करेक्टली वर्ड कौन सा है। अब अगर आप यहाँ पर देखोगे इनडिस्पेंसिबल, तो इनडिस्पेंसिबल में आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी। अगर आपको इनडिस्पेंसिबल की स्पेलिंग सही है, मतलब देखी है आपने, तो INDISPENS, एस के बाद आई नहीं आता, सेबल होता है, इनडिस्पेंसिबल होता है। ठीक है, सेबल होता है। तो आई की जगह जो यहाँ पर ये आपकी आई आई है, इस आई की जगह ए आएगा। यहाँ पर ये एरर है, तो ये तो आपकी करेक्टली स्पेल्ड वर्ड होगा नहीं। उसके बाद है आपका लाइसन। अब लाइसन की स्पेलिंग ये नहीं होती, थोड़ा सा उन्होंने चेंज कर दिया। उन्होंने क्या कर दिया, आपका जो लाइसन की स्पेलिंग होती है ना मेरे भाई, वो होती है LAIAISON। तो इन्होंने बस यहाँ पे इस आई को उठा के यहाँ रख दिया, तो ये भी मेरी गलत है। अगर मैं प्रिविलेज की देखूँ तो प्रिविलेज की स्पेलिंग भी गलत है। अच्छा, प्रिविलेज की स्पेलिंग यहाँ पर आपकी क्या हो जाएगी? यहाँ पर सब जगह आई लगा दिया है, सब जगह आई नहीं आता, PRIVILEGE, ये आपकी प्रिविलेज की स्पेलिंग हो जाएगी। अच्छा, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि प्रिविलेज की स्पेलिंग में LEDGE होता है। तो भाई देखो, क्योंकि हम ज़्यादातर ऐसी जगह ही पढ़ते हैं, लेकिन प्रिविलेज की स्पेलिंग में डी नहीं आता, ये भी ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम अकर्ड की बात देखें तो अकर्ड में CCR आता है, दोनों हैं, तो हमारा अकर्ड यहाँ पर सही हो जाएगा। आप ये देख लिया करोगे किस स्पेलिंग में डबल क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। अब आपको यहाँ से हो सकता है कि एक सी हटा के दे देता, तो थोड़ा सा यार दिक्कत हो जाती है कि मतलब कौन सा सही है कौन सा नहीं है, तो थोड़ी सी आपको मेहनत करने की ज़रूरत है खुद से। उसके बाद गट फीलिंग, जैसे कि ये ईडियम्स है ना, आपको मतलब बताना है। बहुत सारे, जैसे आप कोई काम कर रहे होते तो आप कह रहे हो यार गट फीलिंग आ रही है मुझे, ये हो सकता है, या मेरी गट फीलिंग कह रही है ये होगा। ठीक है, और ज़्यादातर हम कोई काम करने जा रहे हैं तो हम ये बोलते हैं ना यार मत करो, मेरी गट फीलिंग, मतलब मेरा मन नहीं कह रहा ये काम करो, मेरी गट फीलिंग नहीं कह रही है। तो गट फीलिंग बेसिकली एक पर्सनल इंट्यूशन को बोलते हैं, कि पर्सनल कुछ इंट्यूशन आना आपको, और ख़ासकर वो नेगेटिव वे में आना। ठीक है, कि हो सकता है कि अगर हम ये काम कर रहे हैं तो इसका कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट हो, वो गट फीलिंग आना। तो यहाँ पर टू हैव अ डिस्प्यूट विद समवन, किसी से झगड़ा होना, तो ये तो नहीं है। अ पर्सनल इंट्यूशन यू गेट स्पेशली व्हेन फील समथिंग मे नॉट बी राइट। ठीक है, यहाँ पर हमारा सेकंड सही हो जाएगा। ये तो अगर आप ये देखो 50 to 60% ईडियम्स, बल्कि मैं बोलूँगा 70 to 80% ईडियम्स ऐसे होते हैं जो आपके कॉमन सेंस से बना सकते हो अगर आपने वो नहीं पढ़े हैं।
बट 20%, 30 to 20% ऐसे होते हैं कि अगर आप पढ़ोगे तभी उन्हें कर पाओगे। अब गट फीलिंग, मुझे नहीं लगता कि आप लोग नहीं बना पाओगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, वेट अ सेकेंड। नेक्स्ट है हमारा जॉर्ज हैंडिंग द हेयर पिन टू रॉन अ मोमेंट लेटर। कुछ क्षण बाद जॉर्ज ने क्या कर दिया, हेयर पिन वापस कर दिया था रॉन को, ठीक है। जब वापस कर दिया था, जब पास्ट की बात हो रही है तो यहाँ हैंडिंग क्यों आ रहा है, सिंपल सी बात है ना, यहाँ हैंडिंग नहीं आना चाहिए। और दूसरी बात, अगर हम हैंडिंग लगाने से पहले इज एम आर कुछ तो लगाएंगे, तो ये तो नहीं है। और जो हेल्पिंग वर्ब है वो किस में नहीं आती, जब आपका पेज क्या होता है, आपका पास्ट होता है, पास्ट में मेन वर्ब जो होती है उसमें ईडी मतलब उसे सेकंड फॉर्म में बना दो, उसमें हेल्पिंग वर्ब की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अब ये बताओ जॉर्ज हैंडिंग हो सकता है, नहीं हो सकता। अगर ये कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में भी बनाता मैं, तो इसे हैंडिंग के पहले कुछ हेल्पिंग वर्ब तो लगाता, इज एम आर वॉज वर कुछ तो लगाता, तो सिंपल सी बात है डायरेक्ट हैंडिंग तो नहीं आएगा हमारा। तो हैंडिंग तो मतलब मुझे नो एरर तो नहीं हो सकता क्योंकि एरर है। अ मोमेंट लेटर, एक कुछ क्षण बाद, तो इसमें तो कोई एरर है ही नहीं। हेयर पिन टू रॉन, इसमें भी कोई एरर नहीं है। तो जॉर्ज हैंडेड आएगा, सेकंड फॉर्म आएगी हैंड की, जॉर्ज हैंडेड द हेयर पिन टू रॉन। यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट है, चूज द सेंटेंस विद नो स्पेलिंग एरर। आपको सेंटेंस चूज करना जिसमें कोई भी स्पेलिंग एरर ना हो। अब देखते हैं, पहले वाले में देखोगे ही सपोज्ड, ही शुड, देखो शुड की स्पेलिंग गलत है। दूसरे में ही सपोज्ड द ही शुड बी थैंकफुल। थर्ड देख लेते हैं, ही सपोज्ड ही शुड बी थैंकफुल, थैंकफुल की स्पेलिंग इसमें गलत है। चौथे में ही सपोज्ड, इसमें डबल पी आता है सपोज्ड में, तो ये गलत है। तो एक ही बचा हमारा, आप बोलोगे भैया सेकंड हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है आर फाइनेंशियल सिचुएशन हैड बिकम प्रीकैरियस। ठीक है, प्रीकैरियस का मतलब बताना है, बेसिकली अपोजिट बताना है आपको कि प्रीकैरियस का मतलब क्या होता है, कि जो हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन है वो कैसी हो गई है, प्रीकैरियस हो गई है। प्रीकैरियस का मतलब अगर आपको नहीं पता तो इसका मतलब लिख लो, सिनोनियम में आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि यहाँ तो एंटोनियम पूछा गया। प्रीकैरियस का जो सिनोनियम होगा, एक तो होगा बेटा सेकेंड, एक तो होगा आपका अनसर्टेन, ठीक है, और दूसरा होगा आपका अनसर्टेन और दूसरा होगा अनस्टेबल। ठीक है, एक होगा अनसर्टेन, दूसरा होगा अनस्टेबल। मतलब कि जो हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन है वो अनसर्टेन है, अनस्टेबल हो चुकी है, मतलब बिगड़ चुकी है। अब इसका अपोजिट वर्ड बताना है, मतलब कि सही वर्ड बताना है। अब अनस्टेबल जब समझ गए तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है आपकी आंखों के सामने, स्टेबल, तो आपको समझ में आ गया कि हाँ भैया स्टेबल का मतलब। इनसिक्योर का मतलब होता है किसी चीज़ को लेके इनसिक्योर होना, मतलब किसी चीज़ को लेके आप सिक्योर ना होना, किसी पर पूरा तरह से आपको विश्वास ना होना, मतलब कि आपको ये डाउट होना कि कहीं ये गड़बड़ तो ना हो जाए। ठीक है, जैसे चलो छोड़ो। उसके बाद है डेलिकेट। डेलिकेट का मतलब होता है फ्रेजाइल और इजीली ब्रोकन, मतलब कोई भी चीज़ को आसानी से अगर कोई किसी को मतलब कोई टूट जाए, फ्रेजाइल होती है जो चीज़, उसको डेलिकेट बोला जाता है। नॉइजी का मतलब होता है शोर शराबा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, द मीडिएवल फोर रनर ऑफ केमिस्ट्री। रसायन विज्ञान किसको बोला जाता है, अल्केमी को बोला जाता है। और अल्केमी का मतलब और भी चीज़ें होती हैं, जैसे कि बेस मेटल को गोल्ड में चेंज करने को भी अल्केमी बोला जाता है। और इसका ये तो हो गए एक डायरेक्ट सेंस, एक नॉर्मल मतलब एक अगर इनडायरेक्ट सेंस भी निकलता है अल्केमी का, कोई बहुत अच्छा काम कर देना। बेसिकली एक बार देख लेना, फिलहाल तो ये देखो कि अल्केमी का मतलब होता है द प्रोसेस इन विच वी कन्वर्ट बेस मेटल इनटू द गोल्ड, या यू कैन से द मेडिएवल फोर रनर ऑफ केमिस्ट्री। बट ये हो गया डायरेक्ट सेंस, मतलब एक होता है ना इनडायरेक्ट, इसका मतलब ये भी होता है, मतलब अचानक से कुछ हासिल कर लेना, कुछ डिस्कवर कर लेना, उसके लिए भी शायद अल्केमी का यूज किया जाता है। बट एक बार आप देख लेना। एंथ्रोपोलॉजिस्ट बताओ, एंथ्रोपोलॉजिस्ट क्या होता है, जो ह्यूमन सोसाइटीज़ को स्टडी करते हैं उनको एंथ्रोपोलॉजिस्ट बोला जाता है। और क्यूरेटर बोला जाता है चार्ज ऑफ म्यूजियम, जिसके पास चार्ज ऑफ म्यूजियम होता है उसे क्यूरेटर बोला जाता है। एंकर तो आप सभी जानते होंगे, जो टीवी वगैरह पर शो वगैरह को होस्ट करते हैं, एंकरिंग करते हैं, जो न्यूज़ चैनल्स पर एंकरिंग करते हैं, आपको समाचार बताते हैं, उनको एंकर बोला जाता है। एंकर का सिनोनियम होस्ट भी होता है, होस्ट करना किसी प्रोग्राम को, एंकरिंग करना। ठीक है, आपकी कॉलेज में अगर आप थोड़ा सही कॉलेज में पढ़े हो तो प्रोग्राम वगैरह होते हैं और बोलते हैं 2 एंकर होते हैं कि एंकरिंग कौन करेगा, एंकरिंग की प्रिपरेशन करते हैं। ठीक है, उसके बाद है आई एम रिकवरिंग फ्रॉम द फ्लू एंड आई स्टिल इज फीलिंग वीक।
मतलब मैं फ्लू से रिकवर हो रहा हूँ लेकिन मैं अभी भी कमज़ोर महसूस कर रहा हूँ, स्टिल फीलिंग। देखो जब आपका स्टिल आ गया ना, इस फीलिंग नहीं आएगा, इस फीलिंग स्टिल फील्स वीक आएगा, स्टिल फील वीक आई है तो एफ एस नहीं आएगा, स्टिल फील वीक कि अभी भी कमज़ोरी महसूस होती है, ठीक है, अभी भी कमज़ोरी महसूस होती है, स्टिल फील वीक। तो आपका फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका सबटल। सबटल का मतलब अगर आपको पता नहीं है तो सबटल का मतलब होता है मेरे भाई, सबटल का मतलब आप बोल सकते हो कि कोई चीज़ बहुत छोटी होना, ठीक है। सबटल होता है कोई चीज़ बहुत छोटी होना, और नॉट वेरी नोटिसेबल भी बोल सकते हो सबटल का मतलब कि ज़्यादा नोटिसेबल ना होना, या कोई चीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग ना होना, ठीक है, उसको सबटल बोला जाता है। और इसका अगर हम देखने जाएं, सिनोनियम बताना है हमें, सिनोनियम क्या होगा, तो इसका जो अच्छा सबटल का मतलब ब्यूटीफुल भी होता है ना, सबटल का मतलब होता है कोई चीज़ छोटी है बट इम्पोर्टेंट है, ब्यूटीफुल है, इस तरह से भी होता है, क्योंकि जो इसका सिनोनियम है वो एक्जीक्यूसाइट हो जाएगा, जिसका मतलब होता है एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, ठीक है। तो सबटल का मतलब देखो, जैसे कि अगर मैं डायरेक्ट सेंस में, जैसे कि मैं अभी ऊपर बात कर रहा था ना एल्केमी की, अब वैसे मैं यहाँ पर बताता हूँ। जैसे कि अगर हम डायरेक्ट मतलब देखेंगे, सबटल का मतलब छोटा होता है, नॉट वेरी नोटिसेबल होता है, ठीक है, और मतलब ये भी होता है कि छोटा है लेकिन इम्पोर्टेंट है। और अगर इनडायरेक्ट सेंस में इसका एक और मतलब निकलता है कि ब्यूटीफुल, ठीक है, ये भी सारी चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। तो सबटल का मतलब ब्यूटीफुल भी होता है, और एक्सक्यूसाइट का मतलब आपका जो सबटल के अपोजिट होता है, मतलब सबटल का वेरी एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल होता है, साइट का मतलब करप्ट का मतलब भ्रष्टाचार, आप जानते होंगे, ठीक है। होमली का मतलब होता है कोई चीज़ प्लेन होना, अनअट्रैक्टिव होना, ठीक है, होमली। रॉन्ग का मतलब गलत होता है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, द कैट सिट्स इन द विंडो एंड स्टेयरिंग एट द स्क्वायरल, ठीक है। अब देखो इसमें थोड़ा सा कॉमन सेंस की बात है, हम यहाँ पर एक फैक्ट देखो, अगर कोई सेंटेंस प्रेजेंट में है ना तो वो फैक्चुअल बातें बताता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो ज़्यादातर फैक्ट के लिए यूज किया जाता है, कोई चीज़ रेगुलर हो रहा है उस प्रोसेस के लिए यूज किया जाता है। द कैट सिट्स, अब देखो कैट आपका सिंगुलर नाउन है तो सिट के साथ एस आ गई, आपको पता है सिंगुलर नाउन के साथ एस या ई एस आता है। द कैट सिट्स इन द विंडो, मतलब ये उसका हैबिचुअल एक्शन दिखा रहा है कि जो कैट है वो विंडो पर बैठती, सिट्स इन द विंडो, विंडो पर बैठती है, एंड स्टीयरिंग एट द स्क्वायरल। तो ये जब हैबिट है मतलब वो क्या करती है, विंडो पर बैठती है और स्क्वायरल्स को देखती है, तो बेसिकली ये भी हैबिचुअल एक्शन है। तो जब ये हैबिचुअल एक्शन है तो यहाँ वर्ब में मैंने आईएनजी क्यों लगाई है, जब यहाँ वर्ब में आईएनजी नहीं आएगी तो क्या आएगा, यहाँ पर स्टेयर आएगा, एंड स्टेयर, द कैट सिट्स इन द विंडो एंड स्टेयर एट द स्क्वायरल। अब यहाँ पर देखो स्टेयर में एस और आएगा, क्योंकि हमारा जो ये स्टेयर आ रहा है किसके लिए आ रहा है, कैट के लिए, कैट सिंगुलर है, तो स्टेयर्स एट द स्क्वायरल। और किसी की तरफ देखने को एट द आता है तो प्रपोजिशन हमारी सही है, ऑन नहीं आएगा, ठीक है, स्टेयर्ड नहीं आएगा, इंप्रूवमेंट होगा ही होगा, तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, अ लॉन्ग वेंडरिंग और वॉयज यूजुअली मार्क्ड बाई मैनी चेंजेस ऑफ फॉर्च्यून, ठीक है, मतलब कि जो आपका एक लॉन्ग जर्नी होती है और बेसिकली मार्क्ड बाई मैनी चेंजेस ऑफ फॉर्च्यून होता है, उसको बोला जाता है ओडेसी, ये नोट डाउन कर लेना। और यहाँ पर जो ऑड होता है, ऑड 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 बेटा सेकंड ऑड का मतलब होता है आपका, एक पोएम होती है ऑड, ऑड का मतलब बेसिकली होता है एक पोएम होती है जिसमें किसी की तारीफ़ की गई, ये लिख लो, आ पोएम डेट प्रेजेस समवन। ऑड का मतलब होता है आ पोएम डेट प्रेजेस समवन। अगर मैं पिलग्रिमेज की बात करूं तो एक आपको पता है कि आ जर्नी मतलब एक रिलीजियस जर्नी होती है, ठीक है, तीर्थ यात्रा पे जो जाते हैं उसको पिलग्रिमेज बोला जाता है, तो ये आपको पता होगा। और ट्रिप भी आप जानते ही हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, फियर इवॉल्व्ड ओवर मिलियंस ऑफ ईयर, कि जो डर है वो बहुत सालों से बना आ रहा है, किस लिए, हमें प्रोटेक्ट करने के लिए, किससे, जन्म होने से प्रोटेक्ट कर रहे हैं नहीं, कॉन्फिडेंस होने से प्रोटेक्ट कर रहे हैं नहीं, साहस बढ़ाने से प्रोटेक्ट कर रहे हैं नहीं, किससे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, खतरा से। तो इस सवाल में कुछ था, इसमें ना तो तुम्हारा ग्रामर लगेगा ना वोकैब लगेगा। अब डेंजर का मतलब किसको नहीं पता, इसमें ये जो चार वोकैब दिए हैं, तो देखो
हाँ, इंग्लिश में 5 से लेके 6 क्वेश्चन तो ऐसे आएंगे जिसमें ना किसी ग्रामर रूल पढ़ने की ज़रूरत है आपको, ना वोकैब पढ़ने की ज़रूरत है, आप आराम से कर दोगे। लेकिन उसके बाद बचे हुए 20 क्वेश्चन में आपको पढ़ना पड़ेगा। द प्लान बिगिन टू डिस्कस इट वंस वी ऑल मेट टू। द प्लान बिगिन टू, ये थोड़ा सा सेंटेंस में एरर है, मतलब टाइपिंग में एरर है बेसिकली। इसको मैं बताता हूँ कैसे कर लो। ये डिस्कस यहाँ नहीं आना चाहिए, क्योंकि द प्लान टू बिगिन टू वंस वी ऑल मेट टू डिस्कस इट आएगा ना। एक बार बताओ। एक तो लाइव क्लास नहीं करते हम लोग, वरना आप हेल्प कर दो मेरी। द प्लान बिगिन टू वंस वी ऑल मेट टू डिस्कस इट, ठीक है। उसके बाद अभी जैसे किया है कि द प्लान बिगिन टू, प्लान क्या हो जाएगा, बेसिकली कह रहा है कि अगर हम एक बार मिलकर डिस्कस कर लें तो प्लान क्या हो जाएगा, तो प्लान मजबूत होगा ना। जैसे कोई प्लान बनाया, अब आप लोग बोल रहे हो कि यार हम मिलकर डिस्कस कर लेते हैं, फिर और अच्छा प्लान, मतलब एकदम प्लान मजबूत हो जाएगा। तो जब फर्मली स्ट्रांग होता है ना, उसके लिए एक वर्ड बनाए, उसके लिए जो वर्ड है वो होता है आपका जेल, ये वाला जेल। इसका मतलब होता है सॉलिडिफाई होना या कोई भी चीज़ और मजबूत होना, ठीक है। अगर हम बात करें जेल, ये तो जेल आप सब जानते होंगे, ठीक है। ये जेल छोड़ दीजिए। अगर इसकी बात करते हैं हम गैल की, तो इसका मतलब होता है तेज हवा, स्ट्रॉन्ग विंड। इसका मतलब क्या होता है, स्ट्रॉन्ग विंड। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। हमें ये काम दे रखा, इसका हमें एंटोनियम बताना है। काम का एंटोनियम क्या होता है, देखो काम का मतलब आप कौन नहीं जानता होगा, बताओ। काम कहते हैं ना भाई, काम हो जाओ, काम डाउन, काम डाउन। काम का मतलब होता है शांत होना। अब एंटोनियम बताना है। अगर मैं हारमोनियस देखता हूँ यहाँ पर, तो हारमोनियस क्या होता है, हारमोनियस होता है कि सब मिलजुल के रहना, ठीक है। हैविंग अ प्लीजेंट एंड पीसफुल एटमॉस्फेयर बोल सकते हैं, या मिलजुल के रहना, हारमोनी में रहना, ठीक है। फ्रेंजी इसका क्या हो जाएगा, एंटोनियम हो जाएगा। फ्रेंजी का मतलब होता है शोर शराबा, ठीक है। मतलब काम का पीस का उल्टा होता है फ्रेंजी। प्लेसिड भी आपका क्या हो जाएगा, सिनोनियम हो जाएगा। तो अगर देखो काम का सिनोनियम देखता हूँ, तो काम का एक हारमोनियस सिनोनियम हो गया, एक आपका प्लेसिड सिनोनियम हो गया। और लॉ की का मतलब होता है आपका अट्रैक्शन, अटेंड, मतलब जो आपका अट्रैक्टेड ना होना, नॉट अट्रैक्टिंग अटेंशन, ठीक है। नॉट अट्रैक्टिंग अटेंशन, ये क्या हो गया आपका लॉ की। ध्यान रखना, ये लॉ की खाने वाली लॉ की नहीं, खा मत जाना। नेक्स्ट है तुम्हारा ऑल दो सगुन वाज कॉम्पिटेंटली डूइंग द प्रोजेक्ट ऑन हर ऑन। मतलब कि हालांकि, ऑल दो का मतलब होता है हालांकि, सगुन है जो अपना प्रोजेक्ट कर रही है खुद से और बहुत कॉम्पिटेंटली कर रही है। कॉम्पिटेंटली का मतलब होता है मतलब बहुत अच्छे से कर रही है, मतलब है ना। प्रणब कुड नॉट स्टॉप हिमसेल्फ फ्रॉम, प्रणब खुद को नहीं रोक पा रहा है गिविंग हर अननेसेसरी एडवाइस, उसको अननेसेसरी एडवाइस देने से। अब देखो, मतलब वो तो इंडिया का एक रूल है कि कोई अननेसेसरी एडवाइस देना, मतलब खुद को उसके बारे में नॉलेज ना होना फिर भी उस बारे में एडवाइस देना। जैसे कि अगर हम MTS की बात करते हैं, तो अभी आप किसी से बोलो आप MTS 2024 को टारगेट कर रहे हो, ठीक है। चाहे वो तैयारी किसी और एग्ज़ाम की कर रहे हो, वो बोल देंगे भाई MTS ऐसा एग्ज़ाम होता है, MTS मत दे, MTS में ये हो। और उन्हें खुद को पता है कि मैं MTS दूंगा तो नहीं क्वालिफाई कर पाऊँगा, फिर भी अननेसेसरी एडवाइस देने लग जाएंगे, भाई ये ऐसे कर ले, भाई वो वैसे कर ले। भाई देखो, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि देखो, एक मैं वीडियो सेट की थोड़ा सा बात करता हूँ, 2 मिनट लूँगा आपकी। ज़रूरी नहीं है कि कोई सिलेक्शन ले गया है बंदा उसको ही नॉलेज हो। मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसे भी देखा है जो सिलेक्टेड नहीं है, लेकिन वो 2 नंबर से, 4 नंबर से, 6 नंबर से रहे हैं। अभी कोई बंदा 2 नंबर से रहा है, 6 नंबर से रहा है, क्या आप उसको फेलियर बोलोगे? मैं नहीं बोलूँगा, और आपको भी नहीं बोलना चाहिए। वो फेलियर नहीं है। हो सकता है कि आप इस वीडियो को देख रहे हो, आप भी किसी पेपर में 2 नंबर, 4 नंबर से रहे हो, क्या आप फेलियर हो? नहीं हो। लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने शायद पेपर कभी दिया हो,
नहीं भी दिया हो, तैयारी कर रहे हो यूपीएससी एग्ज़ाम की, और उन्हें भी पता है कि वो पेपर नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए भाई किसकी तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की। अभी आप उनसे बोल दो एमटीएस की तैयारी कर रहे हो, आपको 10 चीज़ें बता देंगे। अरे भाई तू मेरे को एक ऐसा पेपर तो दिखा दे जिसमें तुम चलो रहे भी हो तो एक नैरो मार्जिन से रहे हो, 2 नंबर से, 4 नंबर से, 6 नंबर से रहे हो, 10 नंबर से भी रहे हो, ऐसा पेपर तो दिखा दो। ऐसा बंदा कोई किसी पेपर के बारे में बोलता है तो गुस्सा नहीं आता, बट जिस बंदे ने कभी कोई पेपर नहीं दिया, तैयारी चाहे वो किसी भी पेपर की तैयारी कर रहा, सही, उससे मतलब नहीं है। देखो कोई तैयारी चाहे यूपीएससी की करे चाहे किसी की भी करे, ये देखा करो कि उसने पेपर दिया उसमें कितना स्कोर किया है उसने। ये भी मत देखो कि कोई सिलेक्टेड है या नहीं है। सिलेक्शन जज नहीं कर सकता किसी इंसान को, किसी की काबिलियत को, लेकिन कोई बंदा 2 नंबर 4 नंबर से रहे तो सही। लेकिन ऐसे लोग एडवाइस देते हैं, बहुत गुस्सा आती है कभी कभी, जो एमटीएस के बारे में बहुत उल्टा सीधा बोल देंगे। मैंने बहुत सारे लोगों के मुंह से सुना है कि भैया मैं एमटीएस की तैयारी करना चाहता हूँ, बट ऐसा बोल रहे हैं। भाई किसी की मत सुनो, अगर आप कर रहे हो आप करते रहो, ठीक है। जब लग जाएगी ना तो वो लोग इतने जेलस होंगे कि आपको मैं बता भी नहीं सकता। एमटीएस हो या कोई भी हो, हम लोगों के लिए एक नौकरी बहुत बड़ी बात होती है, तो बस पढ़ते रहो, ठीक है। बेसिकली मैं वीडियो में फालतू बात नहीं करता, बट कुछ बातें ज़रूरी होती हैं, किसी की बातों में ना आके अपना टाइम वेस्ट मत करो। और देखो थोड़ा पास में नमाज होती है तो आवाज़ आ रही होगी, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लो भाई, क्या करा जाए भाई, ठीक है। नेक्स्ट है आपका द ट्रांजिट ऑफ द प्लेनेट ऑफ लव हैपन्स इन। देखो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का इतने सवाल पूछे जाते हैं, मेरे को समझ में नहीं आता कि भाई आप कैसे इंग्लिश में सवाल नहीं बना पा रहे हो। द ट्रांजिट, देखो द ट्रांजिट मेन नाउन है, ऑफ के बाद हजार बार बता चुका हूँ कि ये आपका क्या हो गया, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हो गई। ऑफ द प्लैनेट ऑफ लव, इससे मुझे मतलब ही नहीं है ये क्या है। ट्रांजिट मेरा सिंगुलर है, यहाँ मेरी वर्ब सिंगुलर होनी चाहिए। मेरी वर्ब सिंगुलर कब होगी, जब उसमें एस या ई एस होगी। तो यहाँ हैपन्स क्यों नहीं है मेरे भाई, तो यहाँ हैपन्स होगा ना। तो बेसिकली मेरे किस पार्ट में एरर हो गया, जिसमें मेरा हैपन है उस वाले पार्ट में मेरा एरर हो जाएगा। अच्छा करेक्शन करना था क्या, हाँ मुझे करेक्शन करना है। तो मेरा हैपन्स इसमें है, इसमें यूनिट ऑफ सब्स्टिट्यूशन में सब्स्टिट्यूशन तो हम करेंगे, हैपन्स इसमें भी है और हैपन्स इसमें तो नहीं है। अब देखते हैं इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। द ट्रांजिट्स, अब देखो मैं भाई वर्ब को चेंज कर सकता हूँ ना कि सब्जेक्ट को, ये ध्यान रखो। तो पहला मेरा यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है मेरा आई एम नॉट गिविंग टू हेल्प यू ऑफ दिस साइंस प्रोजेक्ट। आई एम नॉट गोइंग टू, सॉरी गिविंग नहीं, आई एम नॉट गोइंग टू हेल्प यू ऑफ दिस साइंस प्रोजेक्ट। भाई ऑफ नहीं होता, किसी में हेल्प लगाने के लिए विद का यूज होता है। आई एम नॉट गोइंग टू हेल्प विद दिस साइंस प्रोजेक्ट, ठीक है, विद आएगा। तो किस वाले पार्ट में एरर जाएगा, जिसमें ऑफ है। कॉन्सेंसस, कॉन्सेंसस का मतलब होता है एग्रीमेंट, ठीक है। कॉन्सेंसस का मतलब होता है आपका एग्रीमेंट। एक होता है कॉन्सेंसस और एक ये ऐसा भी कॉन्सेंसस होता है, ठीक है। इसका मतलब बताना मुझे नीचे कमेंट करके। सेंसस का मतलब जनगणना होती है, सेंसियोर का मतलब किसी की निंदा करना, एग्रीमेंट दो लोगों के बीच में जो एग्रीमेंट होता है, मतलब जो मतलब समझौता होता है, एग्रीमेंट बेसिकली उसको बोला जाता है। जो समझौता होता है उसको एग्रीमेंट बोला जाता है, ठीक है। पक को क्या बोला जाता है ये बताना है आपको। तो पक मुझे नहीं पता भाई, थोड़ा गूगल कर लेना, है ना। सारी बुक अब तो मुझे भी नहीं है याद, तो पक का देख लेना। पक PUCK पक क्या होता है। प्लग का मतलब तो खैर आप जानते होंगे, तोड़ना होता है। उसके बाद आई वॉच्ड हिम विद द एक्साइटमेंट ऑफ हिम टू डू एनीथिंग एट एनी टाइम। मतलब आई वॉच्ड हिम, मैं उसे देखता था, विद द एक्साइटमेंट के साथ, हिम टू डू एनीथिंग एट एनी टाइम, कि वो कुछ करे किसी समय पर, ठीक है। तो मैं उसे क्या कर रहा हूँ, बेसिकली क्या कर रहा हूँ, उम्मीद कर रहा हूँ। मैं उसे एक्साइटमेंट के साथ देखता था कि वो कुछ तो करे। तो देखो लेकिन का तो कोई सेंस ही नहीं बनता। एक्सेप्टिंग का मतलब होता है उसे छोड़कर, तो उसे छोड़ के कर भी यहाँ कोई सेंस नहीं बनता। एक्सपेक्टिंग का मतलब होता है उम्मीद करना, ठीक है। एक्सपेक्ट करना, उम्मीद करना, तो हमारा यहाँ ये एक्सपेक्टिंग सही है। एक्सेप्टिंग का मतलब होता है स्वीकार करना, तो ये तो नहीं होगा। और एक्सपेक्टिंग का मतलब हो गया कि आई वॉच्ड हिम विद द एक्साइटमेंट ऑफ एक्सपेक्टिंग हिम टू डू एनीथिंग एट एनी टाइम। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखते हैं, ह्यूमन्स हैव रैपिडली चेंजिंग द बैलेंस ऑफ गैसेस इन द एटमॉस्फेयर। अब आपको यहाँ पर एरर बताना है कि किस पार्ट में यहाँ पर आपका एरर है। आप देखो मैंने वही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का नेक्स्ट एरर है, ह्यूमन्स है,
ह्यूमंस के बाद हैव है रैपिडली मेरी, चलो ये चेंजिंग मेरी वर्ब है और रैपिडली मेरा एडवर्ब हो गया, ये सही है। लेकिन एक और बताओ, जो मेरी वर्ब है वो क्या होगी, मेरी वर्ब हैव के साथ क्या चेंजिंग लगाऊंगा क्या, हैव के बाद वर्ब में थर्ड फॉर्म आती है, तो चेंजिंग की जगह क्या हो जाएगी, चेंज्ड हो जाएगा। सिंपल सी बात है, चेंज से पहले रैपिडली मतलब वर्ब को क्वालिफाई करता है, एडवर्ब वो आपको पता ही है। तो ये देखो 20 क्वेश्चन देख लिए हमने। अब हम एक रूल देखते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कई बार एरर बना है इनसे, ठीक है। मिस्टर शर्मा इज वन ऑफ आर ओनली ऑफिसर्स, ओनली हटा दो एक सेकेंड से यहाँ से, ठीक है। मिस्टर शर्मा इज वन ऑफ आर ऑफिसर्स हु इज और आर ऑलवेज अलर्ट। अगर ऐसा सवाल आता है तो ये बताओ, मिस्टर शर्मा हमारे ऑफिसर्स में से हैं जो हमेशा चौकन्ने रहते हैं, अलर्ट रहते हैं। अब ये बताओ हु के बाद इज आया है या आर आया है, तो देखो हु किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हु है एक रिलेटिव प्रोनाउन, और रिलेटिव प्रोनाउन जस्ट उसके बाद आता है जिसको वो क्वालिफाई कर रहा है। तो हु किसके लिए आ रहा है, ऑफिसर्स के लिए आ रहा है। और देखो मिस्टर शर्मा एक है, देखो मिस्टर शर्मा के लिए हेल्पिंग वर्ब इज आ गई, लेकिन अब हु के बाद किसके लिए आएगी, ऑफिसर्स के लिए आएगी, और ऑफिसर्स एक से ज़्यादा होंगे तो मेरा इज ना के आर आएगा। अब ऐसा मत करना कि आप ये वाला देखो और हाँ यहाँ पर देखो मिस्टर शर्मा है तो यहाँ सिंगुलर नाउन में इज लगा दो। इज क्यों नहीं आएगा, मैंने बता दिया, मिस्टर शर्मा इज वन ऑफ आर ऑफिसर्स। अब जो ये सेंटेंस हमारे यहाँ ख़त्म हो गया, अब हमने एक रिलेटिव प्रोनाउन बढ़ा के इसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है। मिस्टर शर्मा इज वन ऑफ आर ऑफिसर्स हु आर ऑलवेज अलर्ट। ऑफिसर्स वो ऑफिसर्स जो हमेशा अलर्ट रहते हैं, मिस्टर शर्मा उनमें से एक हैं। तो मिस्टर शर्मा के लिए इज हमारी यहाँ आ गई, अब ऑफिसर्स के लिए आर यहाँ पर हमारा यहाँ आ गया, ठीक है। आप बोलते होंगे भैया क्या एक ही सेंटेंस में क्या क्या कर देते हो, ठीक है। तो आप समझ गए ना, हु हमारा रिलेटिव प्रोनाउन जस्ट जिसके बाद आया उसको क्वालिफाई करता है। जब ये हमारा ये देखो इसका सब्जेक्ट क्या है, ऑफिसर्स हो गया, और ऑफिसर्स जब प्लूरल है तो हमारा आर आ गया, ठीक है। ये ओनली नहीं है सेंटेंस में, ओनली होगा तो बदल जाएगा, अभी आगे देखेंगे। मिस्टर शर्मा इज ओनली वन ऑफ आर ऑफिसर्स डैट इज और आर ऑलवेज अलर्ट। अब दूसरा सेंटेंस देखो, बस इसमें क्या लगा दिया, यहाँ पर वन आया, यहाँ पर ओनली वन, कि मिस्टर शर्मा सिर्फ एक ऑफिसर्स में से हैं जो हमेशा चौकन्ने रहते हैं। अब यहाँ पर ओनली वन, अगर ओनली वन आया है ना और यहाँ पर ऑफिसर्स आया है कि मिस्टर शर्मा सिर्फ एक, मतलब ओनली वन एक साथ आ रहा है ना कि मिस्टर मतलब एक ही ऑफिसर हैं जो चौकन्ने रहते हैं, तो यहाँ पर फिर आर नहीं आएगा। देखो मिस्टर शर्मा इज, इसके मिस्टर शर्मा के लिए इज आ गया। ओनली वन ऑफ आर ऑफिसर्स, हमारे ऑफिसर्स में से सिर्फ एक ही ऑफिसर हैं, ठीक है। ओनली वन ऑफ आर ऑफिसर्स, एक ही ऑफिसर्स हैं ऑफ आर ऑफिसर्स, ठीक है। बेटा सेकेंड, ठीक है। यहाँ पर हमारा क्या आएगा, इज आ जाएगा, ठीक है। समझ में आया ना कि मिस्टर शर्मा सिर्फ एक ही ऑफिसर है, मतलब ऑफिसर्स भी एक ही ऑफिसर हैं सिर्फ जो चौकन्ने रहते हैं, तो एक के लिए फिर इज आएगा। उसके बाद थर्ड देखो, मिस्टर शर्मा इज वन ऑफ आर ओनली ऑफिसर्स डेट इज और आर ऑलवेज अलर्ट, कि मिस्टर शर्मा, अब देखो यहाँ ओनली अलग है, वहाँ ओनली वन के साथ था, कि मिस्टर शर्मा उनमें से हैं, मतलब कुछ ओनली ऑफिसर्स का मतलब कुछ ऑफिसर्स हैं जो ऑलवेज अलर्ट रहते हैं, और उनमें से एक कौन है, मिस्टर शर्मा है। अब ओनली ऑफिसर एक से ज़्यादा, कुछ ऑफिसर्स, ओनली ऑफिसर्स मतलब कुछ ऑफिसर्स, तो यहाँ पर आर आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि ओनली आएगा तो सिर्फ सिंगुलर लगा दे, बेसिक सेंस यूज करना है, ठीक है। आई होप ये लेक्चर हम यहीं पर बाइंड अप करते हैं, आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लेक्चर को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फॉर मोर सच लेक्चर्स आपसे मुलाकात होगी किसी नेक्स्ट लेक्चर में।